जी सर लेकिन पाकिस्तान तो कितनी बार आईएमएफ से लोन ले चुका है, क्या ऐसी कोई जी लिस्ट भी है आपकी नजर में जहां पर पता चलता हो कि पाकिस्तान ने जब पहली बार आईएमएफ से लोन लिया था तो कितना पैसा वापस किया? क्या ऐसी कोई लिस्ट है, या सिर्फ दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं और वापसी नहीं का नहीं, कोई रास्ता नहीं? ऐसा है कि जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जो बहुत उधार में डूबा होता है वो क्या करता है, एक व्यक्ति से उधार लेता है, दूसरे को चुकाता है, तीसरे से उधार लेता है, चौथे को चुकाता है। तो पाकिस्तान की वही दशा चल रही है। अभी इनको कुछ आई थिंक 2 बिलियन जो थे वो सऊदी अरेबिया ने दिए थे, तो इन्होंने ये उठा के फिर चाइना को रिटर्न करने की कोशिश की, क्योंकि चाइना का भी इनके पास लोन है। भाई चाइना ने जो $66 बिलियन आपके सीपीसी में लगाए हैं वो भी तो लोन है, वो कोई ग्रांट नहीं है। जब भारत ने बमबारी की है तो चाइना हिला है कि भैया मेरी सीपीईसी और ग्वादर पे ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे जितने हमले थे वो इनके सीपीईसी के जो रूट था उसके बिल्कुल साथ साथ चले हैं वो। तो चाइना को भी एक सिग्नल मिल गया है कि तुम्हारी सीपीईसी जो है वो हमारी इस समय मार की जद में है। तो चाइना को इस समय ये फ्रंट भी संभालना है, इकोनॉमिक वाला, और अगर अरुणाचल में पंगा लेता तो वो फ्रंट भी संभालना है। नीचे उसको साउथ चाइना सी भी देखना है, क्योंकि चाइना के विरुद्ध जो देश खड़े हैं उन्होंने डिमांड की है भारत से इस समय कि हमें आप ब्रह्मोस मिसाइल बेच दो। अभी लेटेस्ट है ये इस समय न्यूज कि 17 देशों ने गुहार लगाई है भारत से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल आप बेच दो। उसकी पूरी फेहरिस्त जो है वो मेरे पास है इस समय। तो इस समय जो जियोपॉलिटिक्स जो है वो बहुत तेजी से करवट बदल रही है। भारत एक उभर कर एक बहुत बड़ी पावर के रूप में आया है और ये कहीं अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। तभी मैं आपने देखा होगा ट्रंप का उछलना कि एप्पल बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये सब उसी का नतीजा है। ये सर वो तो इसलिए भी तड़प रहा है कि उसको क्रेडिट ही नहीं मिला, सीज फायर हो गया, भले ही पॉज हुआ है लेकिन उसको तो क्रेडिट ही नहीं दिया इंडिया ने, वो इस बात को लेकर परेशान है। और दूसरी तरफ सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि 17 देश लाइन में लगे हुए, ब्रह्मोस हमको दे दो, हमको दे दो। भारत ने तो 40,000 करोड़ का बजट तय किया है कि वो और हथियार खरीदेगा, अपनी सेना को और ज्यादा सशक्त बनाएगा। तो ये भी तो डराने वाली खबर है पाकिस्तान और चाइना के लिए। अंजू जी, बड़ी मजे की बात है कि इस समय भारत ने फैसला किया है कि हम अपने फौज के लिए उसकी डिफेंस एलोकेशन में उन्होंने 40,000 करोड़ यानी कि करीब 4.8 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो लगाए हैं अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने के लिए। इसमें अंजू जी मैं कुछ आपको बता दूं कि इसमें है क्या क्या चीज। सबसे पहला पॉइंट है ड्रोन और सर्वेलेंस सिस्टम पे हम पैसा खर्च करेंगे। हमने इस बार हेवीली अनमैन्ड सिस्टम्स पर ध्यान दिया है, जिसमें कि हेरॉन मार्क 2 यूएवीज जो हैं वो इजराइल से आएंगे और लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन ड्रोन्स ने बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करना है टारगेट के एक्विजिशन के लिए, बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए और डीप पेनिट्रेशन रेकी को अंजाम देने के लिए, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर के साथ में रहेंगे। दूसरी चीज इसमें आई है कि मिसाइल और रॉकेट सिस्टम पर पैसा खर्च किया जाएगा। अब देखिए हमारे पास में वैरायटी ऑफ मिसाइल्स हैं, तो हमने इसमें क्या किया है कि ब्रह्मोस, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन तीन को ईयरमार्क किया है कि हम इस पर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो और एनहांस हो जाए एनिमी डिफेंसेस के खिलाफ। अगला पॉइंट है कि हमने अपनी आर्टिलरी और एमुनिशन पे पैसा खर्च करना है। वो कहां से आएगा कि हमने अपना इंडिजिनस यानी कि अपने देश में बनाया हुआ K9 वज्र, एक ये ट्रैक्ड हाउसर होती है अंजू जी, और एटैग्स एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, इस पर हमने इंडक्ट करना है और लार्ज नंबर्स में इसको भारतीय सेना में शामिल करना है। और जितने हमने 155 एमुनिशन के ऑर्डर दिए हैं उनको फास्ट ट्रैक करना है। प्रिसीजन गाइडेड जो राउंड्स हैं आर्टिलरी के, उसके ऑर्डर को भी हमने फास्ट ट्रैक करना है। अब आते हैं हम नेवी और एयरफोर्स के ऊपर। तो एयरफोर्स और नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो भारतीय नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स, टॉर्पीडोज और घर में विकसित की हुई एंटी शिप मिसाइल्स, इस पर पैसा लगाएंगे। जहां तक आईएएफ की बात आती है, हमने फाइटर्स पे लगने वाले स्कैल्प और हैमर सिस्टम्स को जो है खरीद के उनको और सुसज्जित करना है। इसमें पूरे जोर जो है वो अपनी घर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर विशेष जोर दिया गया है इस पूरे के पूरे पैकेजेस में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सोलार ग्रुप, इन सबका बाकायदा नाम लेके इसको इंगित किया गया है कि हम किस प्रकार से अपने आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं। भारत को एक ग्लोबल आर्म्स मार्केट में पेश करने का भी इसमें प्लान है।
तो आपको ध्यान होगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको जी। शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं। तो सिप्री के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था 2020 से 24 के बीच में, हम्म, लेकिन अब भारत का जो है वो इंपोर्ट गिर के 9.3% पे आ गया है, हम्म, जो कि प्रीवियस 5 ईयर के रिकॉर्ड से सबसे लो आ रहा है। तो आप देखिए कि इस तरीके से हमने अपने आप को ऐसा प्लेस किया है कि हम ना सिर्फ अपना विकास करेंगे, हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगे और साथ में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर डालेंगे। सो व्हाट आई सी इन फ्यूचर कि भारत एक बहुत बड़ा पावर तो बनकर उभरा है, हम एक बहुत बड़ा आर्म्स और एमुनिशन का मार्केट भी बनके उभर के आएंगे। इन सब चीजों की वजह से ट्रंप का तिल मिलाना जो है वो जायज है। सर अमेरिका तो हमेशा ही चाहता है ना कहीं वॉर चलता रहे, रशिया और यूक्रेन का चलता रहे, इजराइल का चलता रहे फिलिस्तीन के साथ, क्योंकि उसकी तो जो वेपन इंडस्ट्री है वो तो फल फूल रही है ना, हथियार इधर भी जी दो उधर भी दो, ये खेल चलता रहे। जी अंजू जी, मैं आपसे कुछ एक बात साझा कर दूं। मेरे विदेश मंत्रालय के टेन्योर के दौरान जो विदेश से राजनयिक आते थे, कई ने मुझसे बोला कि आपके जो प्रधानमंत्री है, काश हमारे पास भी ऐसा प्रधानमंत्री होता। तो मुझे लगता था कि भाई मोदी जी जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, देश के प्रति थोड़ी सी विचार रखते हैं, राष्ट्रवादी हैं, पिछलों की अपेक्षा में तो उस समय नए नए आए थे, तो मुझे लगता था कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन अब जाके ना उसकी वैल्यू पता लगती है कि जो बात वो लोग तब से बोल रहे थे, और ये बात बोल रहे थे 2014-15 से, तब से उन्होंने भांप लिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो किस कैटेगरी पर हैं। आज वो राजनयिक मुझे व्हाट्सएप पर थम्स अप बना के भेजते हैं केवल। उन थम्स अप का एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमने क्या किया है, हम कहां पहुंच गए हैं। तो देखिए अच्छा तो लगता है अपने प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में ऐसी बात अगर कोई बाहर वाला करे। और अंजू जी नोट कीजिए, ये अफ्रीका से आ रही है सहमति। अफ्रीका वो जगह जिसको कि चाइना मार्केट कैप्चर करना चाहता था। मुझसे अफ्रीका के राजनयिकों ने बोला था ये बात अंजू जी कि वी नो व्हाई चाइना वांट्स टू हेल्प अस एंड वी नो व्हाई इंडिया वांट्स टू हेल्प अस। वी नो द डिफरेंस, इट्स मनी दैट मेक्स द डिफरेंस। अंजू जी एक सेइंग है इंग्लिश में, यू गिव अ मैन अ फिश टू ईट, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। ये भारत पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। हमने इन देशों के लोगों को ट्रेन किया है किस तरीके से आपने काम करना है। इसके बनिस्बत चीन ने क्या किया है, वहां जाकर चीजें लगाई हैं। चीजें कैसे लगाई हैं? सीमेंट अपना, वर्कर अपने, इंजीनियर अपने, आर्किटेक्ट अपने, जमीन उनकी, और वो क्या है, लोन, यानी इसका पैसा तुम हमको वापस करोगे। तो इन लोगों ने माना है कि अफ्रीकन जो है उन्होंने मुझसे साझा किया है कि हमें पता है कि इंडिया के पास में डीप पॉकेट्स नहीं है, लेकिन इंडिया के इंटेंशंस जो है वो प्योर हैं। सो ये लोग वाकई में हमसे सच में प्यार करते हैं। अब ऐसा है कि पैसे के आगे तो दुनिया नाचती है, तो बिल्कुल। जब उनको चाइना का पैसा दिखा तो उनको उसके पीछे भागना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने, मैं इसको युद्ध ही बोलूंगा क्योंकि दोनों की सशस्त्र सेनाएं जो थी एक दूसरे पर वार कर रही थी, पर इस युद्ध ने दिखा दिया है कि चीन का सामान जो है वो शाम तक भी नहीं चलेगा और भारत का चांद और उसके परे तक जाएगा। तो बिल्कुल हमने अपने वेपन सिस्टम को वॉर में टेस्ट किया है और दुनिया ने इस चीज को देखा है। सर, पाकिस्तान का विदेश मंत्री चाइना जा रहा है, आजकल में जाने वाला है, तो क्या ये माना जाए कि अब जो 11 एयरबेस हमने तबाह किए उनके टेंडर भी निकाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, सुना है ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं, अब पैसा नहीं है, कैसा होगा, तो शायद वहां पैसे लेने जा रहे होंगे। अंजू जी मैं इस यात्रा को दूसरे तरीके से देख रहा हूं। जैसे आप क्लास में टीचर हैं और बच्चा कोई होमवर्क करके नहीं लाता है तो आप बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, भाई मैंने तुझे HQ9 सिस्टम दिया था जो मेरे देश का बिल्कुल अव्वल सिस्टम था, मैंने तुझे JF अपनी तरफ से थंडर विमान दिए थे, JF-17, तूने उसका क्या किया, उसको डुबो दिया, HQ9 जो है वो फेल करा दिया, मेरे सारे जो आर्म्स बाजार का भट्टा बैठा दिया। क्या पता उसको कान अमेटने के लिए बुला रहे हो या उसको ये पूछने के लिए बुला रहे हो कि भैया तेरे को तो IMF भी लोन नहीं दे रहा, उसने 11 शर्तें और लगा दी हैं, अब ये बता तू मेरे CPEC के पैसे कब वापस करेगा। अगर भारत ने तुझे और तोड़ा, तेरी हरकतें ऐसी हैं, तो फिर पैसे कैसे वापस आएंगे मेरे, हो सकता है इसलिए बुला रहे हो।
जरूरी थोड़ी है कि पैसे देने के लिए बुला रहे हो, कान खींचने के लिए भी तो बुला सकते हैं। और वो तो दुम हिला के उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो मुनीर हो चाहे वो शहबाज शरीफ हो, जाना उनको पड़ेगा दुम हिलाते हुए वहां पर। ये लग रहा है कि इनको सुनाने के लिए बुलाया गया है, इनको पुचकारने के लिए नहीं बुलाया गया है, ये सुनकर आएंगे वहां से। लेकिन सर अभी तो खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ लगातार गुहार लगा रहे हैं भारत के डीजीएमओ से कि सीज फायर पर बात कर लें, क्योंकि सीज फायर तो 18 मई तक था और भारत ने तो ये भी कहा है कि सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब चल रहा है, आज भी खत्म हो सकता है, 2 दिन बाद भी खत्म हो सकता है, आज भी हमला किया जा सकता है, कल भी हमला किया जा सकता है। तो ये जो तलवार लटक रही है किसी भी वक्त हमले की पाकिस्तान के ऊपर, आपको लगता है ये उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और इसी में वो शायद थोड़ा दुरुस्त रहे?